नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। आप कहोगे इतना छोटा फार्मूला है। फार्मूला छोटा है बेटा, लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ना। और ये बहुत कुछ तुमसे कहता है। जो कहता है वो एक एक बात करेंगे कि इस टॉपिक में वो क्या क्या हमसे कह रहे हैं। देखो, कहीं पर भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि ये यूनिफॉर्म हो सकता है ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, कैसी भी हो। अगर किसी रीजन या स्पेस में, ध्यान से सुनना, अगर ई का एग्जिस्टेंस है तो मैं 100% ये बात डिस्कस करके बोल सकता हूँ कि फिर उस रीजन में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, होना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है अनलेस वो ईपीएस ना हो। ईपीएस का मतलब क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब ये फार्मूला क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उस रीजन में दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब अगर कहीं पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, ई और वी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि किसी रीजन में ई है तो वी होगा। इट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ई है तो क्या उस जगह वी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वी है तो क्या उस जगह ई है? ये भी ज़रूरी नहीं है। दोनों का नेचर अलग अलग है। लेकिन कहीं पर ई है तो मुझे ये नहीं पता वी होगा कि नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मुझे कंफर्म पता होगा कि उस रीजन में दो पॉइंट्स के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है अगर तुम्हें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन चाहिए किसी स्पेस में, तो वहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, बिना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। यही ये फार्मूला बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया? इट इज़ अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। मतलब मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा था, ये फार्मूला क्या बोल रहा है कि कहीं पर अगर ई है, कन्फर्म है, वहाँ डेल्टा वी होगा। वी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ई वी का रिलेशन नहीं है। तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि हाँ, अब कहीं टेस्ट में सवाल आ गया, बोला कि चलो बताओ इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। हो सकता है, मस्ट बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट, मस्ट नहीं, मे बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं बोले इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, बिल्कुल सही, बिना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या बात समझ में आ गया? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इसी को लिखा गया E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। वट इज डी वी? कितना पोटेंशियल में चेंज आया। व्हाट इज़ डी आर? कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। जैसे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने तुमसे कहा मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये टोटल डिस्टेंस डी आर है, तो तुम कहोगे कितना चेंज आ गया पोटेंशियल में, डी वी का, तो तुम लिखोगे ई बराबर माइनस ऑफ कितना पोटेंशियल में चेंज आया, कितनी डिस्टेंस पर आया, ठीक है ना। मैं कहीं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी का है, ध्यान से देखो, और ये सेपरेशन डी की, तो ई की वैल्यू क्या होगी, तुम बोलोगे माइनस ऑफ वी बाई डी। माइनस हटा दो तो सिर्फ वैल्यू कितनी मिलेगी, वी बाई डी, जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैपेसिटर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी पोटेंशियल का डिफरेंस मिला, ग्रेडियंट मिला पोजीशन के साथ, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अब इस पर नीट ने सवाल पूछा, इसी पर, इतनी बातों पर नीट ने क्या पूछा तुमसे, क्या बढ़िया सवाल पूछा। और बच्चे इतने छोटे छोटे सवाल, अच्छे सवाल भूल जाते हैं। उन्होंने आपसे कहा कि एक रीजन है, ठीक है ना, कहीं स्पेस है, स्पेस का जो वॉल्यूम है वो 0.2 मीटर क्यूब का है, ठीक है भाई। और स्पेस में जो पोटेंशियल मिला मुझे, पोटेंशियल कितने का मिला, V इक्वल टू 5 वोल्ट का मिला। बताओ उस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बच्चा ज़्यादातर क्या करता है, जैसे हाँ पोटेंशियल दिया हुआ है और मीटर क्यूब कुछ दिख रहा है, डिवाइड कर देते। तुम कैसे करोगे, तुम पहले सोचो तो सही, V क्या है उस स्पेस में,
5 वोल्ट मतलब कांस्टेंट है। कैसे पता कि एक्स वाई जेड कुछ है ही नहीं, टाइम नहीं है, कुछ नहीं। अगर v कांस्टेंट है, व्हाट इज डेल्टा v? चेंज कितने का जाएगा? 2 पॉइंट्स के बीच, 0। e क्या हो गया? e मस्ट बी इक्वल टू 0। इतना छोटा सवाल है, लेकिन जब समझ हमारी अच्छी होगी कि वो टॉपिक हमसे क्या कह रहा है, तब हम बहुत आसानी से कोई भी सवाल बहुत ईजिली कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान। बात समझ आ गई? चलिए, तो इतनी बातें हैं कि अगर कहीं, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, अगर किसी रीजन में अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच, तो मस्ट कंडीशन है कि फिर उनके बीच वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा। जैसे एग्जांपल, कंडक्टर देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पे है। तो कंडक्टर के अंदर किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल क्या रहेगा? डिफरेंस 0 रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होता। कोई भी कंडक्टर हो उसमें ई एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह भी क्या रहता है? सेम। क्योंकि हमने बोला था कंडक्टर आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, आगे बढ़िए। अब आते हैं कुछ और सिंपल बातों पे। नेक्स्ट, कभी तुमसे कहे कि मुझे 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस किसी रीजन में बता दो। लाइक मुझे एक स्पेस है, वहाँ मुझे 2 पॉइंट्स मिले ए और बी, और मुझसे कहा गया तुम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच बता दो। कुछ मत करिए, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक? आर बी से आर ए तक। जो इधर फाइनल वो ऊपर होगा। अब ये सवाल क्वेश्चन कब करोगे? ये सवाल तुम तब करोगे जब ई फंक्शन ऑफ क्या हो जाए? ई फंक्शन ऑफ आर हो जाए। तब तुम इंटीग्रेट करके, लिमिट पुट करके आंसर निकाल लेना। ओके, याद रखना, याद रहेगा। और कभी कभी इसी डेल्टा वी को क्या बोलता है? डेल्टा वी को क्या बोलते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं एक क्यू चार्ज को बी से ए तक लेके गया, बी से ए तक, तो मुझे चार्ज पर कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। याद रहेगा? ओके। अब इस पर अगर कोई सवाल आ जाएगा, जैसे नीट ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा है, ठीक है ना, नीट ने सवाल नहीं पूछा है। अब मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ, 233, 234 मेंस के 2 सवाल हैं, वो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने हमसे क्या सवाल पूछा, ध्यान से देखो। इस फार्मूले पे मेंस ने हमसे कहा भाई सवाल बोलो। मैंने कहा ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ। और उस सवाल को उन्होंने कहा कि सपोज करो मेरे पास एक ई हो, ई इज़ इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है। दिस इज़ वोल्ट पर मीटर। एक यूनिट और भी हो सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, बात ठीक है। उन्हें कहा है मुझे बता दो x इज इक्वल टू 2 मीटर और y इज इक्वल टू 2 मीटर के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हो। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना, अगर तुम्हें वी एक्स माइनस वी वाई चाहिए, क्या करोगे दोस्त? तो अब तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, एक जे में है। तुम क्या करोगे, एक को एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करोगे, एक को वाई के टर्म में। क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड में है, तो इंटीग्रेशन भी तुम्हें एक्स वाई जेड का अलग अलग करना पड़ेगा। और देख लेता हूँ, डेल्टा वी बराबर माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई, लिमिट 0 से 2, लिमिट 0 से 2। ठीक है ना, आइए सर बताइए, ई एक्स कितना था? तो माइनस में बाहर कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस बाहर कर लिया। अब ब्रैकेट में देख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ई एक्स था 30 कांस्टेंट रहा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो माइनस बाहर किया तो प्लस आ गया, प्लस ई वाई कितना रहा 30, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और लिमिट बेटा जी दोनों का 0 से 2 पुट कर लो, माइनस कितना आ गया, 2 रखोगे तो 60 प्लस 2 रखोगे तो 60, कितना आ गया माइनस 120। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आराम से। तो इस तरीके से आप कर लो। इसका मतलब अगर ई फंक्शन ऑफ आर नहीं है, एक्स वाई जेड है, या ई कांस्टेंट ही क्यों ना हो, तो इंटीग्रेशन में तो तुम्हारा डी एक्स डी वाई डी जेड होता ही है। तो तुम क्या करना, अलग अलग एक्सेस के लिए इंटीग्रेट कर देना, सबको फिर जोड़ देना, वो तुम्हारा 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। आई होप तुम ये बात समझ पा रहे होगे। अब तो नेक्स्ट बेटा हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अपन ने कहा था, कर लिया कि हम कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने ई के बारे में हमसे कुछ भी कहा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे ई को पोजीशन के साथ। तो अगर आर फंक्शन है तो ई आर कर लेंगे, अगर आर फंक्शन नहीं है तो फिर आगे देखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है अपना सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें बात करनी है एक टॉपिक की, जो भी बात हो रही थी, ई इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, ठीक है ना। ये बातें हमने करना है अभी। इस पर कितने टॉपिक हैं इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तुम देखोगे ना, तुम बहुत सारे सवाल इस पर देख पाओगे, ठीक है ना। तुम्हें लगेगा कि हाँ इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब करना क्या है अपने को, देखो मैं एक एक फंक्शन लिखता चलता हूँ, तुम ध्यान से देखते चलो।
पहला टॉपिक अपने को करना है ई तो पहला टॉपिक अपने को करना है कि अगर वी फंक्शन ऑफ क्या हो जाए, वी फंक्शन ऑफ आर हो जाए, मतलब वी इज़ द फंक्शन ऑफ आर, वी फंक्शन ऑफ आर। तो क्या करना है, अगर आप कोई सवाल पढ़िए और आपको लगे कि वी फंक्शन ऑफ आर है इसमें, तो आपको करना है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। आप क्या कर देंगे, आप उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन, सिंपल डिफ्रेंशिएशन। पहला हो गया। कई बार इसी टॉपिक में आपसे टेस्ट वगैरह में वेक्टर पूछ लेता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मुझे चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे वैल्यू वेक्टर एडिशन में चाहिए। तो वेक्टर में कैसे निकालोगे, डायरेक्शन के साथ। तो तुम कहोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, पहले तुम वैल्यू निकालोगे माइनस डी वी बाई डी आर से, वी फंक्शन ऑफ आर होगा, फिर तुम बेटा आर कैप करोगे। तो आर कैप क्या है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का चार्ज से अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इसको ओपन करेंगे और फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लो क्या करना है, पहले डी वी बाई डी आर को डिफ्रेंशिएट कर लेना है, फिर आर कैप को लिख करके फिर सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या होगा जो एग्जाम में हमसे पूछा गया कि अगर वी फंक्शन ऑफ आर ना हो करके वी फंक्शन ऑफ हो जाए क्या, एक्स वाई और जेड। अच्छा, अब आर भी पोजीशन है, एक्स वाई जेड भी पोजीशन है, तो आर से आपको ए मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। अब उन्हें कहा कि नहीं, हमें आप आर का फंक्शन नहीं दे रहे हैं, मैं आपको एक्स वाई जेड का दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। क्या लिखेंगे, आपको पहली वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स की, क्या होगा वो, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के। फिर ई वाई की वैल्यू कैलकुलेट होगी किससे, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई जे के। फिर आपकी तीसरी वैल्यू कैलकुलेट होगी ई जेड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कैप। बेसिकली आपको तीन कंपोनेंट्स ऑफ ई मिलेंगे, एक्स वाई जेड, डिपेंड्स ऑन कि आपने किस किस टर्म को डिफ्रेंशिएशन किया। जैसे, लेकिन अगर जरूरी थोड़ी है कि बार बार आपको तीनों डिफ्रेंशिएट करना पड़े। जैसे मैं कहूँ कि वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा। अगर मैं कहूँ नहीं, इससे भी आसान करता हूँ, ई फंक्शन ऑफ सिर्फ एक्स है, तो सिर्फ एक्स है तो एक्स के ही टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर वाई जेड को छोड़ देना है। इसका मतलब अगर वी फंक्शन ऑफ एक्स है तो आपको ई एक्स ही मिलेगा, एक्स वाई का फंक्शन है तो ई एक्स ई वाई भी मिलेगा, और तीनों का फंक्शन है तो एक्स वाई जेड और तीनों मिलेगा। तो सवाल दोनों तरह के हैं। जैसे अब इस पर बात कर लेते हैं कि इस पर सवाल क्या है। देखो, इस पर हमसे नीट ने भी सवाल पूछा और मेंस ने भी हमसे सवाल पूछा है। मैं मेंस को प्रीफर इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारी एक कंप्लीट एनालिसिस रहे किसी भी यूनिट को लेकर के फिजिक्स में, मेंस की भी और नीट की भी। मुझे पता है नीट PYQs हमें 80% तक दे देते हैं, बाकी जो बचा वो मेंस उसको पूरा कर देता है। तो हम कंप्लीट कर देंगे इसे नीट और मेंस के एनालिसिस से, आपका पूरा एग्ज़ाम इसी से हो जाएगा। आप 26 में पेपर दोगे, आपको लगेगा कि हमने जो अभी जितना कुछ इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस किया है वही इंपॉर्टेंट है और बार बार तुमको वही सब सवाल मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो मेंस में सवाल आया, देख लेता हूँ क्या रेफरेंस है क्वेश्चन का। हाँ, मेंस में जो सवाल आया, दिस क्वेश्चन इज, उन्होंने कहा, देखो कितना सिंपल सवाल का, कि वी इज़ द फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, उन्होंने हमसे सवाल पूछा वी इज़ द फंक्शन ऑफ कोई बात नहीं, v इज़ द फंक्शन ऑफ 30x², ठीक है ना, ठीक है। अब उन्हें कहा भाई मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो, इंटेंसिटी की, एट 1,1,0 इस पोजीशन, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ है, जहाँ पर आपको ई चाहिए, 1,1,0 और v फंक्शन ऑफ एक्स। देखो मैंने आपको अभी यही बोला था, अगर v फंक्शन ऑफ एक्स है तो सिर्फ ई एक्स आएगा, वाई जेड तो कंपोनेंट्स होंगे नहीं। क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एक ही टर्म है तो एक ही डिफ्रेंशिएशन है, 60x, आगे क्या लग गया माइनस, दिस इज व्हाट ई एक्स। अब बोलो ई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। उन्हें कहा कि अब बताओ कि 1,1,0 पे ई कितना होगा। तो सोचो, अगर ई फंक्शन ऑफ एक्स में आ गया तो एक्स का कोऑर्डिनेट पुट कर दो, ई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स बराबर कितना है बेटा जी, -60 × 1, कितना आ गया, -60 वोल्ट पर मीटर आई कैप। दिस इज आवर आंसर। कर लेंगे बिल्कुल। अब नीट में जो सवाल पूछे गए हैं, एक सवाल मैं वो करवा देता हूँ। नीट ने 2015 में हमसे सवाल पूछा इस टॉपिक से, ठीक है।
और उन्होंने कहा हमसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है वो, v इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, इतना वोल्ट है। उन्होंने कहा आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए एट कहाँ पे 1,1,0। ठीक है, आइए क्या करना चाहिए हमें। आप कहेंगे सर हमें पार्शियल डिफ्रेंसीशन करना चाहिए। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो वाई जेड का फंक्शन होगा, अब वो वेरिएबल ना होकर कांस्टेंट मानोगे। मतलब समझो, अगर तुम x के रिस्पेक्ट में करोगे इस इक्वेशन को तो वाई जेड को वही ट्रीटमेंट देनी है जो कांस्टेंट की होती है। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x जेड को वही ट्रीटमेंट देनी है जो कांस्टेंट की होती है। z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x y की वही ट्रीटमेंट करनी है जो कांस्टेंट की। कैसे समझो, मैं निकाल रहा हूँ ई एक्स माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। अब मैं v को, पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वाई जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, आगे मैंने माइनस लगा दिया, ब्रेकेट डाल दी। 6xy में पहला टर्म है जो, इसमें 6 और y कांस्टेंट हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। कितना आ गया यहाँ से 6y। दूसरा माइनस, दूसरा टर्म y है, y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा 0, प्लस तीसरा टर्म भी 2yz है, इसमें x नहीं है और डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो इसका भी 0, कांस्टेंट का 0। तो बोलो ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू माइनस 6y आई कैप। ओके, दूसरी बात ई वाई निकालते हैं, माइनस लगा दिया, आगे माइनस होता ही है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ई वाई बराबर क्या लिखूंगा, डेल वी बाई डेल वाई। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस। बोलो बेटा, अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 6x कांस्टेंट हो गया, y का 1, तो कितना आ गया 6x माइनस y का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2z कांस्टेंट हो गया तीसरे टर्म से, y का 1 2z, दिस इज कॉल्ड व्हाट, जे कैप। ठीक है ना। तो ई वाई कितना निकल के आ गया, माइनस 6x माइनस 1 प्लस 2z, जे कैप। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड है ई जेड माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड। आइए कर लेते हैं माइनस। तो जेड के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो पहले टर्म में 6xy है, सारे कांस्टेंट टर्म है, डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 0। दूसरा टर्म सिर्फ y है, वो भी कांस्टेंट है, जेड के रिस्पेक्ट में 0, प्लस तीसरे टर्म में 2y कांस्टेंट है, जेड का 1, तो 2y। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2y के कैप। ओके, अब क्या कोऑर्डिनेट था तुम्हारा 1,1,0। तो देखो ई एक्स पे आओ, y इक्वल टू 1 है, 1 रख दो, कितना जाएगा बेटा ये, माइनस 6i कैप। ई वाई में आओ तो ये माइनस हो गया, x कोऑर्डिनेट 1 रखना है, जेड 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और ये 6 हो गया, 6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5 जे कैप हो जाएगा। और ई जेड जब सॉल्व करोगे तो इसका जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो माइनस 2, वाई का कोऑर्डिनेट 1, कितना हो गया माइनस 2 के कैप। तो ई तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में क्या मिल गया, माइनस 6i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2 के कैप। माइनस टर्म बाहर निकाल दो, अंदर प्लस हो जाएगा 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2 के कैप। आई होप समझ पा रहे होगे तुम। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो ऐसा बहुत लोड नहीं लेना है कि ये बहुत टफ चीज़ें हैं या तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये आसान है। अभी तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया है, तो और इस पर तो सवाल इजी होते हैं। ई फंक्शन ऑफ आर है तो वेक्टर फॉर्म है, तब भी हो जाएगा। तो ये अपने 2 सवाल हो गए, ठीक है ना, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर पे। नेक्स्ट आते हैं, इसी का तीसरा एप्लीकेशन क्या है इस टॉपिक का। द थर्ड एप्लीकेशन इज, अब उल्टा हो जाएगा, अब हो जाएगा ई फंक्शन ऑफ आर। अगर ई फंक्शन ऑफ आर है तो तुम्हें वी मिलेगा माइनस ऑफ ई डी आर। बिल्कुल वही जो पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर भी किसी रीजन में, किसी स्पेस में, किसी रीजन में अगर तुम्हें ई फंक्शन ऑफ आर दे दे और तुम्हें कहे कि इन 2 पॉइंट्स के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो तुमको कोऑर्डिनेट दे देगा दोनों पॉइंट्स का, इंटीग्रेट कर लेना आर के रिस्पेक्ट में, लिमिट लगा देना अपने की फाइनल इनिशियल की, और आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था ऊपर। ठीक, तो ये बात तो पहले ही हो गई। फोर्थ टॉपिक क्या होगा, अब ई फंक्शन ऑफ हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है ना। तो ई फंक्शन ऑफ आर में सिर्फ इंटीग्रेट करना है, स्प्लिट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें स्प्लिट करना होगा। अब तुम्हारा जो डेल्टा वी निकल के आएगा 3 हिस्से में आएगा। ई एक्स की क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पर, और आगे डी एक्स होगा, फिर माइनस वाई एक्सिस पर ई की वैल्यू डी वाई, माइनस जेड एक्सिस पर ई की वैल्यू डी जेड, लिमिट x1 x2 y1 y2 z1 z2 कर लेंगे, स्प्लिट करके ऐड कर लेना। तो सारे कैलकुलेशन सॉल्व करना, सबको क्या कर देना, फिर एडिशन में डाल देना, और तुम्हें क्या मिल जाएगी, एक वैल्यू मिल जाएगी।
तो जैसा प्लस माइनस आता जाएगा वैसे ऐड कर दोगे तुम। ये हो गया हमारे कुछ बातें। अब इस टॉपिक पर नीट ने तो नहीं लेकिन मेंस ने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मेंस ने जो पूछा हुआ है मैं वो सवाल तुम्हें करवा देता हूँ। तो मेंस ने हमसे पूछा E इज़ इक्वल टू, क्या पूछा मेंस ने, उन्हें कहा E इज़ इक्वल टू 30I कैप प्लस 30J कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट होती है, या इसी को वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब इन्होंने कहा आप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो एट x बराबर 2 y बराबर 2 मीटर। ये सवाल है। डेल्टा वी बता दीजिए कि x बराबर 2 और y बराबर 2 के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जबकि पोटेंशियल एट द ओरिजिन कितना माना गया है, 0 माना गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब स्प्लिट कर देंगे। हम एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे x के लॉन्ग ओरिजिन से 2 मीटर तक और एक y के लॉन्ग ओरिजिन से 2 मीटर तक, और फाइनली हम दोनों को जब घटाएंगे तो हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच मिल जाएगा। कैसे, देखो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मुझे चाहिए वी एक्स माइनस वी ओ, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तुम बोलोगे फिर ठीक है एक्स के अलॉन्ग ई एक्स आगे क्या हो जाएगा बच्चे, डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, एक्स के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। ओके, आगे क्या लग गया है, माइनस, आगे क्या लग गया है, आगे लग गया है माइनस, ठीक है ना। चलिए अब मैंने सॉल्व किया तो ई एक्स कितना आ गया था 30, कांस्टेंट था, कोई बात नहीं, आगे डी एक्स 0 to 2 माइनस कितना हो गया सॉल्व करके, तो डी एक्स का एक्स आ गया, 2 रख दोगे कितना गया बेटा, -60 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बिल्कुल सेम यही करूँगा, स्प्लिट कर दूंगा वाई के लिए, ई वाई डी वाई, आगे माइनस लग गया तो माइनस ई वाई कितना 30 डी वाई, 0 से 2 के लिए यहाँ सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, तो वी वाई माइनस वी यू, सॉल्व किया तो माइनस, तो 0 to 2 क्योंकि 0 से 2 मीटर तक मैं उस एक्सेस पर चल रहा हूँ, 30 वाई, तो फिर y इक्वल टू 2 रखोगे कितना जाएगा, -60 वोल्ट। अब हमें क्या चाहिए, वी एक्स माइनस वी वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और वी एक्स माइनस वी वाई हो जाएगा -120 वोल्ट। ये घटा दो दोनों को, पहली इक्वेशन को दूसरे से घटा दो, तो वी एक्स माइनस वी ओ माइनस वी वाई माइनस वी ओ, सॉल्व करोगे -120 आ जाएगा। क्या बात क्लियर होगी। इस तरह के सवाल हमसे मेंस ने पूछे। और एक सवाल और पूछा उन्होंने, मेंस ने और क्या पूछा, दे सेड ई बराबर 30x², शायद मैंने पहले सवाल डिस्कस किया था, आई क्या, मुझे बता दो कि 2 मीटर पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन, तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा था कि ओरिजिन और x बराबर 2 मीटर के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई बात नहीं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स, डी एक्स यूज़ किया मैंने क्योंकि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है तो डी एक्स यूज़ कर लिया, लिमिट 0 to 2, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, वी एक्स माइनस वी ओ माइनस ई कितना 30x² डी एक्स, लिमिट 0 to 2, सॉल्व कर दीजिए तो डेल्टा वी यहाँ से निकल के आ जाएगा, माइनस तो माइनस रहा, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो 30, तो यहाँ एक जुड़ जाएगा और यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, तो -10x³, ठीक है ना। लिमिट कहाँ से, 0 से 2, 2 रख दो कितना आ जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ये निकल के आ जाएगा -80 वोल्ट। क्लियर हो गया। इस तरह से अपने सवाल आते हैं। तो ये टोटल 4 टॉपिक है जिस पे आपको बहुत फोकस करके सवाल कर लेने। ई बराबर -dv/dr, 4 केसेस पोटेंशियल के हो गए, पोटेंशियल के बारे में, ई बराबर -dv/dr, उसके सवाल और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच निकालने का। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इतना अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा है कि आपको सारा ई बराबर -dv/dr के बारे में समझा दिया। किस तरह के नीट में और मेंस में सवाल आए थे इसके बारे में आपसे बात हो गई, ठीक है ना भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है ये, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कर पाएंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो ईपीएस, देखो व्हाट इज ईपीएस, एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, हर जगह सेम हो, एक हो, मतलब थ्रो आउट द सरफेस
potential will be same. Example, positive plus Q, electric field away. क्या हुआ? इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। क्या बनाएगा वो? एक स्फीयर। क्या बनाएगा? तो ईपीएस यहाँ स्फेरिकल होता है, सर्कुलर नहीं। ईपीएस स्फेरिकल होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ईपीएस इज स्फेरिकल? इसका कारण ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक स्फेयर बना के आगे बढ़ती है, तो ईपीएस भी स्फेरिकल ही होता है। ठीक है ना? चलिए, इसका मतलब ईपीएस जहाँ भी होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईपीएस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अलग अलग ईपीएस है, दिस इज फर्स्ट ईपीएस, सेकेंड ईपीएस, थर्ड ईपीएस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल जो होता है इस डिक्रीजेस। ठीक है ना? लगातार डिक्रीज होगा। मतलब तुम अगर ई के लॉन्ग चलोगे, क्योंकि क्या बोला था तुमने, ई इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे ई की दिशा में, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि चेंज नेगेटिव आता जाएगा। डेल्टा आर पर चेंज क्या आया? डेल्टा वी का है, लेकिन आगे माइनस लगा। इसका मतलब वैल्यू आगे की कम हो गई और पहले की ज़्यादा थी, तो फाइनल माइनस से नीचे नेगेटिव आ गया। ओके, तो ईपीएस हमेशा कैसा होता है? ईपीएस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये बात जान लीजिए। और इस पर एक सवाल मेंस का है और एक सवाल मैं आपको समझा दूंगा। टोटल 2 क्वेश्चन हैं, आप कर लेना, आपको हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? 2 ईपीएस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मुझे ईपीएस से निकालना है, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ईपीएस। क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। कई बार टेस्ट में ही सवाल आता है, वो कहता है कि देखो एक ग्राफ, एक फिगर है, मुझे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो। वो ईपीएस दे देगा आपको, अलग अलग सतह का पोटेंशियल। आप क्या करेंगे? आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बनाएंगे ईपीएस के परपेंडिकुलर। ठीक है ना? आप क्या करेंगे? दोनों ईपीएस का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर रखेंगे अपॉन उन दोनों ईपीएस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। कैसे? सवाल देखिए। नीट हमसे, मेंस हमसे कहता है, इतना समझ आ गया? देखो मेंस हमसे क्या कहता है। मेंस हमसे कहता है, मेरे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। मेंस का सवाल है 2025 का। क्या सवाल है? कैपेसिटर की 2 प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉजिटिव प्लेट किस पर होती है? हाई पोटेंशियल। नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस तो होगा। अब उन्होंने एक फिगर बनाया, उन्होंने ऐसे दिया आपको, एक ट्रायंगल बना दिया। ये आपसे कहा गया ये सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है? ये सी ए 3 सेंटीमीटर लेंथ है और ए बी 5 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है ना? तो बताइए कि ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये उन्होंने सवाल हमसे पूछा। ठीक है ना? जबकि दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी का है। तो हमें वी के टर्म्स में आंसर देना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, मेरा आपसे पहला सवाल है कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म? तो आप कहोगे सर यूनिफॉर्म। अगर आपको कैपेसिटर थोड़ा सा भी आता है तो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा वी इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डेल्टा आर। ठीक है ना? बात सही। क्यों? क्योंकि ई बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या इसी को क्या लिख सकते हो? डी वी बाई डी आर। ठीक है सर, आ जाओ देख लेता हूँ। मान लेते हैं जो टोटल सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ था, माफ करना, उन्होंने 10 सेंटीमीटर सेपरेशन दिया हुआ है। तो हमें पता है ए और बी के बीच जो परपेंडिकुलर दूरी होगी, हमें क्योंकि परपेंडिकुलर से मतलब है ना, ये देखो, तो ए और बी के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस वी का आया, तो 1 पर वी बाई 10, तो 4 पर कितना? समझ में आ रहा है? आप यूनिट लगा लो भाई, 10 सेंटीमीटर पर वी का वोल्टेज डिफरेंस है, तो यूनिट सेंटीमीटर पर कितना डिफरेंस आएगा? वी बाई 10। तो 4 सेंटीमीटर पर कितना डिफरेंस आ जाएगा? तो वी बाई 10 इंटू 4, कितना आ गया बच्चे?
2/5v। क्या अपना आंसर आ गया? 2/5v। कर लेंगे सब सवाल, बिल्कुल। तो आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं। मैंने क्या किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी तो मैंने कहा कि ठीक है, डेल्टा वी, डेल्टा आर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, जितना ज़्यादा डेल्टा आर होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा। मैंने यूनिट लगा दी कि 10 सेंटीमीटर पर प्लेट्स के बीच वी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट पर कितना हो गया, v/10। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ए और बी के बीच है वो कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है, तो वो 2/5v आ गया। ये मीन्स 25 में सवाल आया हुआ है। कर लेंगे इस पर, ठीक है। दूसरा सवाल आपको टेस्ट में मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह में ईपीएस के सवाल आते रहते हैं। क्या सवाल होगा, आपको ऐसे बना के दे दिया जाएगा। आपसे कहेगा एक ईपीएस ये है, एक ईपीएस ये है, ये 20 सेंटीवोल्ट पर है, ठीक है ना, और ये 10 वोल्ट पे है, और ये 1 मीटर है, 1 मीटर की ये दूरी है। मुझे बताइए इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहला काम क्या करना है, ये 2 ईपीएस है, दिस इज ईपीएस फर्स्ट एंड दिस इज ईपीएस सेकेंड। इतना पता हो गया? हाँ, मेरे पास 2 ईपीएस है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन ईपीएस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल। अब फार्मूला क्या है कि दोनों ईपीएस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कितने का, 10 का। तो पहले आपको डायरेक्शन बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और ईपीएस के परपेंडिकुलर बना दिए। अब मुझे वैल्यू चाहिए ई की, तो मैं देख रहा हूँ दोनों ईपीएस के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो 10 वोल्ट का है। अब मुझे क्या चाहिए, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। तो आपको हो सकता है एंगल दिया गया हो कि दिस एंगल इज़ 45, है ना, दिस एंगल इज़ व्हाट, 45 डिग्री। मान लेते हैं अगर 45 दिया गया है तो 45 डिग्री। अब आप क्या करोगे, अब ये आपका क्या मिल गया, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। क्या आपको पी चाहिए, थीटा 45 दिया हुआ है। पी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यही 2 ईपीएस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमको पी की चाहिए, तो क्या लिखेंगे, साइन 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 मीटर। अब आपको निकालना है, निकाल लीजिए। ई की क्या वैल्यू होगी, आप लिखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ईपीएस, डेल्टा वी, तो 10 वोल्ट, 20 माइनस 10 10, और 1/√2 कितना आ गया बेटा, 10√2 वोल्ट पर मीटर। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। कर लेंगे। तो करना कुछ नहीं, अगर ईपीएस का कभी कोई सवाल आया है तो दोनों ईपीएस के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस ले लेना है आपको अपॉन उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी, कोई भी डायमेंशन नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर दूरी आपको कैलकुलेट कर लेनी, हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर और ईपीएस के सवाल। ईपीएस जहाँ भी होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा, कोई भी चार्ज हो। पॉइंट चार्ज के लिए ईपीएस स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होंगी। नेक्स्ट अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सही से लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं कहता हूँ मैं एक अरेंजमेंट बनाना चाहता हूँ। मैं एक दूसरा चार्ज ए पॉइंट पर ला के रखना चाहता हूँ, और ये दूरी Q1 से कितने पर है, R डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक Q2 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाता हूँ। इसको लाने में मुझे कुछ क्या किया गया होगा, मैंने वर्क किया होगा, ठीक है ना। यही वर्क ही स्टोर्ड होता है एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यही वर्क स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो सिस्टम कैसे बना, आइसोलेटेड Q1 था, Q2 को इन्फिनिटी से ला के रख दिया, Q1 Q2 का सिस्टम बन गया। तो Q2 को लाने में मैंने जो भी वर्क किया वही वर्क स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर मैं कहूँ कि अब अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया, Q1 R दूरी पर Q2, तो आपसे कहूँ बताओ कितनी पोटेंशियल ऊर्जा है इस सिस्टम के पास, आप कहोगे कि Q1 Q2 बाई R।
ओके। और यहाँ पे चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज विद साइन। ये पहला फॉर्मूला हो गया, आसान है। वर्क डन जो हम किसी सिस्टम को बनाने में करते हैं, वही जो वर्क होता है उस सिस्टम को क्रिएट करने में, वही उस सिस्टम के पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। अब आपसे सवाल आता है ये पोटेंशियल ऊर्जा किसकी है, Q1 की है, Q2 की है, या दोनों की है? तो यही Q1 की भी है, यही Q2 की भी है, और यही इनके सिस्टम की भी है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के बाद पहला फॉर्मूला क्या याद करना है आपको? अगर कभी भी आपको दो चार्जेस दे दे, उनके बीच सेपरेशन दे दे, तो आपसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलोगे कि Q1 Q2 बाई आर। ओके, स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। इसका सेकंड फ्रेम क्या होगा उसको देखते हैं। देखो, सेकंड फ्रेम है कि मान लेते हैं किसी रीजन में कोई चार्ज प्रेजेंट है Q का, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस जगह पर उसका कहीं पोटेंशियल होगा। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पर एक चार्ज Q0 मैंने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, तो आप बोलोगे चार्ज की वैल्यू इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। बहुत ध्यान से समझना। कहने का क्या मतलब, अगर कोई चार्ज ए पॉइंट पर रखा गया है और मुझसे कहे कि उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं चार्ज की वैल्यू पकड़ूंगा और उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब वी ए किसके कारण होगा, तो Q0 के कारण नहीं। अपने पोटेंशियल के कारण अपने ऊपर कोई एनर्जी नहीं ला सकता, तो पोटेंशियल किसी और का होता है, टेस्ट चार्ज कोई और होता है, तो ऊर्जा भी जैसे एनर्जी पोटेंशियल किसी और का होगा और एनर्जी मेरे पर आप देखोगे। तो मेरा चार्ज अगर Q है, किसी का पोटेंशियल मुझ पर V है, तो आप बोलोगे कि मेरा चार्ज और मैं जहाँ पर हूँ उस जगह का पोटेंशियल जो किसी और के कारण होगा। ये दो फ्रेम हैं, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बस यूज़ करना है कि सिस्टम है तो K Q1 Q2 बाई आर। और अगर कोई आई सिंगल चार्ज है और आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस जगह का पोटेंशियल, तो ये दो फ्रेम होते हैं। सवाल ये है कि हमें क्या करना है। जैसे मैं एक सवाल आपको बना के दे रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल हो, Q1 Q2 Q3, सेपरेशन A, ठीक है ना। आपसे क्या बताओ, इस सिस्टम को बनाने की कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी बनने, इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल होगा। तो मुझे पता है सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मुझे पहला फार्मूला अप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, पेयर बनाओ। पहली एनर्जी होगी Q1 Q2 के बीच, दूसरी Q2 Q3 के बीच, तीसरी Q3 Q1 के बीच। तो क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 बाई ए प्लस के Q2 Q3 बाई ए प्लस के Q3 Q1 बाई ए। कितनी पेयर, तीन पेयर। तो अगर ट्रायंगल है तीन पेयर एनर्जी होगी। अगर स्क्वायर होता उसकी जगह पे, कि नहीं ट्रायंगल की जगह सर स्क्वायर होता, अब कितनी ऊर्जा होती, तो अब बेटा चार पेयर ऊर्जा होती। तुम समझो कैसे होगी, स्क्वायर है साइड लेंथ है, कितने पेयर होगी, चार पेयर। कैसे होगी देखो, पहली Q1 Q2 के बीच, दूसरी Q2 Q3 के बीच, तीसरी Q3 Q4 के बीच, ठीक है ना, Q4 है, और चौथी Q4 Q1 के बीच। तो चार तो ये हो गए, चार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। एक और बचा, दो बचे, एक Q1 Q2 के बीच, माफ करना Q1 Q3 के बीच, और एक Q2 Q4 के बीच। तो टोटल छः पेयर। तो चार के सिस्टम में कितने पेयर ऊर्जा लिखनी पड़ती है, छः पेयर। लिख देता हूँ, देखो पहली के Q1 Q2 बाई ए, दूसरी के Q2 Q3 बाई ए, तीसरी के Q3 Q4 बाई ए, चौथी के Q4 Q1 बाई ए, पाँचवीं के Q2 Q4 बाई रूट टू है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट टू है। नेक्स्ट के Q1 Q3 बाई रूट टू है। जैसे सिक्स पेयर्स, ये लिखना सीख लो। क्यों सर, क्योंकि जब भी सॉल्व करोगे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के लिए तीन पेयर ऑफ पोटेंशियल ऊर्जा होती है और स्क्वायर के लिए चार, चार्जेस के लिए चार पेयर होती है। याद रहे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, सिंपल सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो कि सिस्टम को बनाने में करना पड़ा हमें, वही वर्क डन स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और इसके दो फ्रेम है, सिस्टम के लिए या किसी सिंगल चार्ज के लिए जो कि किसी फील्ड में प्रेजेंट है, किसी जगह पे रखा गया। उम्मीद है तुम समझ पाओगे। चलो अब आते हैं इसके सवाल पे। तो सवाल अभी एक काम और कर लेते हैं, वर्क डन। तो दोनों के सवाल एक साथ कर लूँगा। तो एक होगी पोटेंशियल एनर्जी, कर लोगे, बिल्कुल।
आसान है, तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो वर्क हम कर रहे हैं किसी सिस्टम को क्रिएट करने में, यही वर्क एक स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और आगे जाके जब देखोगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना आना चाहिए। तो दो चार्जेस का लिए आपके Q1 Q2 बाई आर बोलोगे, और किसी सिंगल चार्ज को ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे वो चार्ज की वैल्यू कितनी है और जिस जगह पर वो चार्ज रखा गया उस जगह का कितना पोटेंशियल होगा। तो दो काम है, आप कर लेना। और 3 चार्जेस का सिस्टम है तो 3 पेयर बनाना है, 4 का है तो 6 पेयर ऑफ ऊर्जा लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कई बार आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं, जैसे सबके सेम चार्जेस होते हैं, तो मैं क्या करता, एक को लिख करके 3 से मल्टीप्लाई कर देता। तो अगर नंबर ऑफ पेयर्स जितने भी हैं अगर सबकी ऊर्जा सेम है, जैसे आइडेंटिकल चार्जेस होते तो मैं क्या करता, एक पेयर का लिख के पहले 4 से मल्टीप्लाई मारता, फिर डायगोनल का एक लिख करके फिर 2 से मल्टीप्लाई मारता। बस समझ में आएगा। तो आइडेंटिकल है तो जितने पेयर्स बन रहे हैं अगर सबकी एनर्जी सेम है तो आप नंबर ऑफ पेयर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन तब जब वैल्यू सेम हो तो, ठीक है। अब आते हैं वर्क पर कि वर्क के कितने फॉर्मूले। तो पोटेंशियल के 2 ही फॉर्मूले एनर्जी के, आप डरिए मत। नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन देखिए बेटा, अब वर्क डन के भी 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग a point charge from point A to point B, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। समझाता हूँ। सपोज करो ये एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, मैं चार्ज को ए से बी लेके गया, क्यू चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके गया, ए से बी। तो इसमें एक्सटर्नल को कितना वर्क करना पड़ा, तुम लिखोगे चार्ज जो लेके जा रहे हो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अरे समझ में आया, आना ही पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इक्वल टू चार्ज की वैल्यू इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? ओके। केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। जाके देखोगे ना आज तुम्हें मज़ा मिल जाएगा कि ऐसा भी इतना इजी कुछ होता है। और जो अपन ने पढ़ा है बिल्कुल सटीक है। वो मेंस के सवाल कर लो, अगर तुमने मेरी बातें पहले से समझ ली हैं, तुम्हें पहले से इलेक्ट्रोस्टैट आता है, तुमको लगता था कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रोस्टैट है, अब तुम्हें लगेगा बहुत छोटा है, और तुम बिल्कुल फोकस्ड होकर अपने चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो बिना डरे कि कुछ और आएगा। क्योंकि जो आता है बात को समझो वही वापस फिर आता है। ये बहुत नेचर है। प्रोबेबिलिटी नए की कितनी है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि जो हमें पहले से मिला हुआ कंटेंट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बना, जो एग्ज़ाम में पूछा गया, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं ऐसा क्यों बोल पाता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत गहराई से सब चीज़ें समझी हैं पिछले 3 सालों में। तब मैं यूट्यूब पे आया हूँ। जल्दी यूट्यूब पर वीडियोस लोग बनाते हैं शुरुआत में और सीखते हैं। मैं काफ़ी कुछ सीख के अब वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं जितना समझ पाया तो और मैं जितना फील कर पाता हूँ नीट को, कि नीट को कैसे क्रैक करना है, तो मुझे सबसे सिंपल यही लगता है कि आपको फिर एग्ज़ाम समझिए, फिर आप सिलेबस मत समझिए। क्योंकि आपने एग्ज़ाम समझ लिया ना तो नीट कुछ भी नहीं है, क्रैक हो जाएगा। अगर आप सिलेबस समझने पे आ गए तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक, चलिए। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो, जैसे समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, क्यू क्यू क्यू, साइड लेंथ है। हमने क्या किया, इन चार्जेस के बीच हमने एक्सटर्नल एजेंट को यूज़ करके सेपरेशन को डबल कर दिया। चार्जेस वही रहे, बस अब सेपरेशन ए से कितनी हो गई, 2a हो गई। हमने क्या किया, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। हमने क्या किया, हमने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। इससे क्या होगा, आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा होगा। कितना करना पड़ा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये फॉर्मूला है, समझ रहे हो? आई होप समझ रहे हो। तो अब ये 2 फ्रेम हो गए वर्क के। आज के बाद इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ भी पूछे, ये 2 ही फॉर्म हैं। या तो कोई सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, या एक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा होगा, और दोनों को निकालने का तरीका अलग है। एक में तुम्हें क्या करना है,
क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए से बी के बीच जो हम लेके गए हैं, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो फाइनल सिस्टम का किसी एक पेयर का सिस्टम का। जैसे यहाँ देखो, मैं आंसर भी दे दे रहा हूँ। तुमने कहा था कि हाँ एक सिस्टम से दूसरे में गए, तो मुझे बताओ यू फाइनल की वैल्यू लिख पाओगे? लिख पाओगे कि नहीं? बिल्कुल लिख पाऊंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू फाइनल? एक पेयर का लिखो, के आइडेंटिकल चार्ज क्यू स्क्वायर डिस्टेंस 2a, प्लस में था तो प्लस मिलेगी। मुझे बताइए कितने पेयर ऐसे बने? 1 2 3। क्या सबके लिए चार्ज और सेपरेशन सेम है? बिल्कुल। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिए? 3 से। कितना आ गया? 3/2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। यू इनिशियल ये है। एक पेयर का लिखो, के दोनों चार्जेस आइडेंटिकल क्यू स्क्वायर। चार्जेस यहाँ भी कैसे रखने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्जेस यहाँ भी कैसे रखने हैं? विद साइन। मैं तुम्हें क्राइटेरिया दे देता हूँ। कूलाम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तक विदाउट साइन रखना है, उसके आगे जितना कुछ पढ़ना है विद साइन रखना है। डिस्टेंस कितनी थी इनिशियल? ए। ऐसे कितने पेयर? आइडेंटिकल 3 पेयर। कितना आ गया? 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। आपसे बोले कितना वर्क हुआ? बिल्कुल। कितना हो गया? डेल्टा यू के बराबर। व्हाट इज डेल्टा यू? फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ द सिस्टम। बोल बेटा। 3/2 के स्क्वायर बाई ए माइनस 3 के स्क्वायर बाई ए। सॉल्व कर लो तो ये माइनस में आ जाएगा। कितना? -3/2 के स्क्वायर बाई ए। इस तरह से सवाल करने के बाद क्लियर होगी? बिल्कुल। अरे सही है ना? तो इस तरीके से तुम काम करोगे, इसमें कुछ टफ नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हें लगेगा कि हाँ सब आसान है और तुम बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं देखो क्या करता हूँ, देखो तुम देखो क्या करता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चंस। मैं सारे सवाल अब ले लेता हूँ और टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं नीट के सवाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर नीट ने पूछा होगा तो सवाल मिल जाएगा, नहीं पूछा होगा तो नहीं मिलेगा। देख लेता हूँ पूछा है कि नहीं पूछा है। बिल्कुल पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मोस्टली डाइपोल के सवाल पूछे गए, तो इधर तो नहीं है, यहाँ पे है। बहुत पुराना सवाल पूछा गया, तो कर देता हूँ, उसी को कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे उन्होंने हमसे कहा कि 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या 3 ई चार्जेस लिए गए प्लस क्यू के, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सब 2a का है। 2a 2a 2a। 2 पॉइंट्स लिए गए, एक पॉइंट डी लिया गया और एक पॉइंट ई लिए गए। ये मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन के, ठीक है। आपसे कहा गया है हम एक चार्ज कैपिटल क्यू को जो डी पर रखा था हम लेके ई तक गए, ठीक है ना, डी से ई तक। तो आप बता दो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर पाओगे? बिल्कुल। हमें क्या करना है, एक सिंगल चार्ज को ले गए हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चार्ज की वैल्यू फाइनल कहाँ गए लेके, वी ई, कहाँ से गए, वी डी। अब सवाल है हमें वी ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही आपको दिक्कत आएगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? ई निकालने के लिए तुम देखो बाकी कितने चार्जेस आसपास थे, कैपिटल क्यू को छोड़ दो जिसको ले जा रहे हो। तो ट्रायंगल्स पर 3 थे, तो तुम क्या करोगे, अब इन तीनों के कारण तुम यहाँ का पोटेंशियल निकालोगे। तो देखो दिस इज ए बाई, वो 2a था तो ये हो गया, ठीक है ना। ये भी कितना हो गया, a हो गया। और ये जो लाइन है ये कितने की हो गई, √3a/2, मीडियम लाइन ही तो है। अब मैं v कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जितना वी ई होगा उतना वी डी होगा। कारण क्या है, वी डी देखो प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है डी, ए पर, दूसरे प्लस क्यू से ए पर, और तीसरे से √3a/2। इसका मतलब समझ पाए कि जब तुम सॉल्व करोगे इन तीनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल डी और ई का, तुम्हें क्या मिल जाएगा, वी डी बराबर वी ई। करके देख लेना। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड डी विल बी 0, देन एक्सटर्नल वर्क विल बी आल्सो 0, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं डी और ई के लिए। हो गया, कर लेंगे। तो ऐसे सवाल है, तो तुमको करना क्या है कि तुमको अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस देगा, एक चार्ज को लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। करना क्या है, जिसको ले जा रहे हो उसको भूल जाओ, बाकी जितने चार्जेस आसपास हैं उन सब के कारण
फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल निकाल लो, डिस्टेंस देख करके इनिशियल पर निकाल लो, घटा दो, आंसर बन जाएगा। क्या क्लियर हो गया है? तो आंसर्स बनाने के लिए इन टॉपिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, और इसीलिए बच्चे इन टॉपिक से भागते हैं। कर लोगे कैलकुलेशन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी तक आपको जो कुछ पढ़ाया था उस पर हम 2-3 सवाल और कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेंस में हमें एक सवाल मिला, ठीक है ना, वो सवाल क्या है? अब देखिए, ये सवाल मेंस की एक शिफ्ट में आया 2020 में, ठीक है, कोई बात नहीं, 2020 का क्वेश्चन है। तो अपन ने अब तक जितना डिस्कस किया है कि हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए या किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए वर्क डन दो तरीके का, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में या किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इतना हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं आप ए से बी तक जा रहे हो तो हमें पहले वी ए चाहिए, वी बी चाहिए, उसके लिए हमें आसपास जो चार्जेस हैं उनसे ए का और बी का पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे अब नेक्स्ट ने क्या सवाल पूछा मेंस में, उन्हें कहा मेरे पास कुछ इस तरह से लाइन बनाई, इस तरह से आर्क बनाई, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे उन्हें कहा यहाँ पर एक मिड पॉइंट पर माइनस क्यू का चार्ज है और यहाँ पर बेटा 4Q का चार्ज है। बस कैलकुलेशन बड़ा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है 4Q, बाकी कुछ है नहीं सवाल। उन्हें कहा हमने एक चार्ज को, अच्छा ये दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, इट इज़ d/2 एंड दिस इज आल्सो d/2, ठीक है ना, ठीक है, दोनों चार्जेस d/2 डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द ओरिजिन। अब उन्हें कहा हमने एक चार्ज को पकड़ा, ठीक है ना, स्मॉल q को, अब हमने उसको हम लेके गए थ्रू आउट इस पाथ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो सर्किल है तो मेरे ख्याल से अगर ये d/2 था तो ये भी d/2 हो गया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इस चार्ज को हम ए से बी तक लेके गए, ठीक है ना, स्मॉल q को। आप सोच के देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि वर्क डन बता दो तो क्या मैं सवाल गलत करूँगा? बिल्कुल नहीं, वर्क डन बराबर मैं बोलूँगा किस चार्ज को लेके गया, फाइनल कहाँ लेके गया, कहाँ से लेकर गया। अब मुझे अगर वी ए वी बी मिल जाए तो मैं आराम से सवाल कर लूँगा। खुद सोच के देखो, जब आप वी ए निकालोगे आप कहोगे मेरे पास दो चार्जेस थे 4Q माइनस Q, जिसको ले जा रहे हैं उसके बारे में तो ध्यान ही नहीं देना है ना, बाकी जो बचे हैं उनके कारण पोटेंशियल निकालना होता है। फिर से सुनो, जिस चार्ज को लेके जाया जा रहा है उसको भूल जाइए, आसपास आजू बाजू जो चार्जेस हैं उनके कारण आपको फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ये डिस्टेंस सेम है, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो अब डिस्टेंस सेम है तो नेट चार्ज देख लेते हैं, तो टोटल कितना आ गया -Q + 4Q, तो कितना हो गया बेटा +3Q। तो अब वैल्यू कितनी हो गई, प्लस में के चार्ज की वैल्यू 3Q/d/2, तो दो ऊपर चला गया तो 6K, ठीक है ना, Q/d, वी आ गया। अगर मुझे वी बी चाहिए कि बी पर पोटेंशियल बताओ, तो अब -Q बी से d/2 पर है और +4Q, तो देखो d/2 एंड d/2 3d/2, तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा +4 के कारण +K4Q डिवाइडेड बाई 3d/2, क्लियर, देखो d/2 माइनस KQ डिवाइडेड बाई d/2, बोल रहा है यहाँ से कितना आ गया, तो आ गया 8KQ कितना 3D माइनस 2KQ/d, कितना आ गया बेटा वी बी, सॉरी हाँ जी कितना आ गया। तो अब अगर मैं वी बी चाहता हूँ तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो KQ/d कॉमन हो गया, तो 8/3 दूनी 6, तो 8×2 2/3 KQ/d, सही रहा, दिस इज वी बी। आंसर क्या हो गया, पुट कर दिया, पहले का कितना है वी बी 2/3 KQ/d माइनस वी ए 6KQ/d, सॉल्व कर लीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा। अगर अपन इसको सेट करें, ठीक है ना, कि कितना वर्क करना पड़ा, तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो तुम क्या करोगे, KQ/d को कॉमन कर लोगे, यहाँ लिखोगे 2/3 माइनस 6, ठीक है ना, तो 3 × 18, तो माइनस KQ/d 3 × 18 16/3 16/3, दिस इज़ आवर वॉट, कर लेंगे हम बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, कर लोगे, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, इसी में बोले कि एनर्जी में जैसे फिर एक सवाल आता है कि क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन है, डेल्टा यू बता दो क्या होगा, तुम कहोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना। तो उसने कहा पहले इसको ओरिजिन पे रखा गया तो एनर्जी थी यू इनिशियल, अब इसको उठा के बी पर लेके आए, दिस इज कॉल्ड यू फाइनल। तो बताओ कितना ऊर्जा में चेंज है, बढ़ गई या घट गई, क्या करना, यू इनिशियल निकाल लेना, इन दोनों के बीच प्लस इन दोनों के बीच, फिर यहाँ चलाए तो इन दोनों के बीच, ठीक है ना, तो 3 पेयर यहाँ बनेंगे, 3 पेयर फाइनल बनेंगे, तो 3 पेयर इनिशियल 3 पेयर फाइनल बना लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा
आंसर आ जाएगा। तो एक सवाल ये हो गया। नेक्स्ट एक सवाल और कर लेते हैं और काम को पूरा करते हैं, ठीक है ना। अब 2018 मतलब सॉरी 19 में फिर एक सवाल आया, 2019 में मेंस में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। सवाल ये है, उन्होंने कहा मेरे पास दो स्फीयर्स है, एक अंदर है एक बाहर, ठीक है ना। अंदर हमने सपोज करो क्यू चार्ज दिया, बाहर मैंने अनचार्ज रखा, कंडक्टर है। आप कहोगे प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू, तो इधर प्लस क्यू, इंडक्शन होगी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ इन दोनों सरफेस के बीच वी ओ एंड ए के बीच वी ए क्या है, शेल की सरफेस का पोटेंशियल, और वी ओ स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल। तो मुझे सॉल्व करके एक फार्मूला मिलता है, वी ओ माइनस वी ए बराबर के स्मॉल क्यू 1 अपॉन, ठीक है ना, स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। क्या मतलब, ये किसकी रेडियस हो गई और ये बड़े वाले की कैपिटल आर, छोटे वाले की स्मॉल आर, ये रिलेशन है। और तुम ध्यान रखना, ये रिलेशन हमसे कहता है जो तुम्हारा अंदर का पॉइंट होगा, इनर साइड स्फीयर जो होगा वो हाई पोटेंशियल एंड होगा, आउटर साइड स्फीयर लो पोटेंशियल एंड होगा, और इतना उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सोच के देखो, अगर मैं कहूँ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ इनसाइड स्फीयर। बात समझ में आ गई कि जो दोनों पॉइंट, दोनों सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करेगा, आउटर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। कहोगे तुम क्या बात, ये बात क्या कर रहे हैं आप सर। देखो तुम चाहे तो कैलकुलेट कर लो, अल्टीमेटली तुम्हें यही मिलने वाला है। तो मैं, और यहीं पर एक सवाल और आता है, इसकी पर्टिकुलर बात करता हूँ। तो ये बोल रहा है फार्मूला कि देखो अगर तुम्हें एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर, कुछ चार्ज मैंने छोटू को दिया कुछ बड़ों को दिया, तो बोलो दोनों के सतह के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, के स्मॉल क्यू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, छोटे का रेडियस और कैपिटल आर बड़े का रेडियस। सुनो, ये स्मॉल क्यू अंदर वाले का चार्ज है, बाहर वाले पे तुम चार्ज रखो चार्ज न रखो, डेल्टा वी इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर शेल चार्ज, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने से सवाल किया, अगर मैं पहले अंदर वाले को क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला, मेंस का सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला वी का। अगर मैं आउटर शेल को अब +4 क्यू दे दूं तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डेल्टा वी अब भी वी के बराबर रहेगा, डेल्टा वी अब भी वी के बराबर ही रहने वाला है, डेल्टा वी अब भी वी के बराबर रहने वाला है। याद हो गया। दूसरी बात, अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, अच्छा कर दो, अगर हम इनको कनेक्ट कर दें मतलब एक तार से इनको कनेक्ट कर दें, क्या होगा, इनर स्फीयर का सारा चार्ज भाग जाएगा आउटर स्फीयर पे, मतलब क्यू इनसाइड कितना बचेगा, 0। ओके, बिकॉज चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो सारा चार्ज अंदर से बाहर भाग जाएगा। उसका कारण ये भी है, बाहर सरफेस बड़ी है तो चार्जेस के बीच सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमाइज़ कर जाएगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, अब सवाल कर रहे हैं यार, अब सवाल करोगे तो तुम्हारे सारे सवाल होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बोले ये क्या बवाल आ गया, इलेक्ट्रोस्टैट में ये कहाँ से आ गया, आ जाता है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, देखो ध्यान से सुनो, एक ही सवाल नीट ने पूछा है, जो सवाल अच्छे होते हैं, देखो नीट एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट पर और अच्छे कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाता है। उन्होंने आपसे कहा कि हाँ सपोज करो मेरे पास एक न्यूक्लियस होता जिस पर चार्ज जेड ई का होता, जेड क्या है इसका, एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, ई क्या है, चार्ज है एक प्रोटॉन पर। तो हमें पता है अगर किसी में जेड प्रोटॉन्स है तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है, जेड ई के बराबर। सोच के देखो, यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल v स्पीड से रिलीज़ कर दिया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, क्या होगा, ये पास आना स्टार्ट करेगा विद द स्पीड। लेकिन हमें पता है क्योंकि अल्फ़ा पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पता है बात, अल्फ़ा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, कितना चार्ज होता है, +2e के बराबर होता है। क्या होगा, मान लेते हैं अभी अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ है, तुम यहाँ हो, तो तुम पर एक रिपल्सिव फोर्स लग गया है, Fe,
क्योंकि तुम आ तो इधर रहे हो, लेकिन सामने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्शन होता है, तो एटम न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल को धक्का मार रहा है। लेकिन क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट किया था तो वो पास आता जा रहा है, लेकिन स्पीड, हाँ जी, पास आते हुए स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगा, एक समय आएगा यहीं कहीं आकर के वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दिस इज वॉट कॉल्ड आर मिनिमम। मिनिमम अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच आपसे पूछी जाएगी। क्या मतलब, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना पास आ सकता है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन, इनिशियल फाइनल। इनिशियल पे आते हैं। अब ये डिस्टेंस नहीं दी तो मैंने माना कहाँ से फेंका गया था, बहुत दूर से, तो इन्फिनिटी से फेंका गया था। बहुत दूर का मतलब है बहुत दूर से फेंका गया, ठीक है। तो जब मैं देख रहा हूँ कि अब सिस्टम किसका है भाई, अल्फा का, न्यूक्लियस का, देखो कैसे करूँ। टोटल एनर्जी इनिशियल इज द सम ऑफ काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल स्पीड किसको मिली, न्यूक्लियस को या पार्टिकल को? पार्टिकल को। कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर वो इन्फिनिटी पे है तो कितनी थी, 0, क्योंकि अभी तो सिस्टम बना ही नहीं। टोटल एनर्जी फाइनल, अब यहाँ आ गया इस समय इस काइनेटिक फाइनल एंड इट इज़ अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कितनी काइनेटिक फाइनल, 0। कितनी पोटेंशियल, प्लस। अब एक सिस्टम बन गया ना, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, कितनी दूरी पर, आर, क्या लिखूंगा, के। न्यूक्लियस पर चार्ज जेड ई, अल्फा पर 2e, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, इज इक्वल टू आर मिन। दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी फाइनल। क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जिसने फोर्स लगा के अल्फा को लेके आया, वो तो फेंक दिया। अब कोई बच्चों को लगता है ये क्या बात है, फेंक दिया तो फोर्स लगा। देखो, फोर्स का वर्क डन तब होता है जब फोर्स लगातार पार्टिकल पर ऑपरेट करे। जैसे मैंने एक बॉल ली, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, तो सही बात है कि मेरी ताकत के कारण ही बॉल ऊपर गई। लेकिन सोचो जैसे ही बॉल मेरे हाथ से रिलीज़ हुई, क्या हुआ, मैं अब उस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा। इसका मतलब है प्रोजेक्शन में आप फोर्स नहीं लगाते, आप इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करा देते हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और उसी के कारण पार्टिकल आगे बढ़ता है। अब मैंने क्या किया, टोटल को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। टोटल इनिशियल बराबर टोटल फाइनल। ओके, कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर में। बोल बेटा, व्हाट इज़ द मिनिमम अप्रोच? तुम बोलोगे 2kZe स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। नीट का क्या सवाल, क्या सवाल? नीट ने कहा आर मिन डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन एम। मास प्रोजेक्टिंग पार्टिकल का जितना ज़्यादा होगा, मिनिमम अप्रोच उतनी कम होगी, मतलब वो उतना पास आएगा। कर लोगे, ऐसे अप्लाइड करते हैं। तो एक एप्लीकेशन मुझे कराना था इस पर, तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन करा दिया। चाहे तो आप इसको याद कर लेना, अपनी नोट्स में शामिल कर लेना, अच्छे टॉपिक्स में आता है, कई बार टेस्ट में तुम्हें ये सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये काम अपना पूरा हो गया। अब इस काम से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो अभी तक अपन ने क्या क्या रिवाइज किया, आप देख लो। हाँ, अभी तक अपन ने ये सारा गाना गाया है। क्या गाया है, देखिए। अभी तक अपन ने ये गाया कि कैसे हम वर्क डन निकालेंगे, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और दो स्फीयर्स अगर है कोसेंट्रिक तो उनकी सतह के बीच कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, फिर हम कहाँ आ गए, फिर हम यहाँ आ गए कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चन समझने के लिए। क्या बात क्लियर होगी? बिल्कुल होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज डाइपोल। देखो, डाइपोल क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी होती है कि सवाल आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना। तो अब डाइपोल पढ़ते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए डाइपोल स्टार्ट करते हैं। तो डाइपोल पे क्या होता है, दो चार्जेस का सिस्टम होता है, एक पर माइनस क्यू चार्ज होता है, एक पर प्लस क्यू। तुम देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या रहते हैं डाइपोल में, सेम रहते हैं, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना, डाइपोल में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या रहेगा, बोलो, सेम, ठीक है। नेचर कैसा रहेगा, अपोजिट, ठीक है। और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड एल। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। डाइपोल मोमेंट निकालना हो, आप बोलोगे चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक चार्ज का, आपको साइन नहीं रखना है, इनटू सेपरेशन,
बिटवीन चार्ज। कैसी क्वांटिटी है सर? तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बता दीजिए, ले लीजिए फ्रॉम -q टू +q। डायरेक्शन कैसी होती है? हाँ, डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। याद रहे? बिल्कुल याद रहे। इसका मतलब तुम्हें साइन नहीं प्लेस करना। फिर इसका मतलब क्या है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में जहाँ जहाँ वेक्टर है वहाँ साइन का काम नहीं है फार्मूले में। तुम डायरेक्शन अलग बना दो, फार्मूला लिख लो, एडिशन कर लो डायरेक्शन देख के वेक्टर का। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सवाल है, हमसे जब कोई सवाल आएगा तो डाइपोल मोमेंट निकालने का आएगा, क्योंकि नीट ने सवाल पूछा है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। नीट ने आपसे क्वेश्चन पूछा। नीट ने सवाल किया, मेरे पास कुछ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है, +q ओरिजिन पे -2q, कोऑर्डिनेट है a, 0 एंड 0, a। इसका मतलब ओरिजिन से +q a पर है और दूसरा +q भी a पर है। ये भी a पर है, ये भी a पर है, -2। सोचो तुम, अपना दिमाग लगाओ, तुम कैसे डाइपोल क्रिएट करोगे? तो तुम्हें पता है डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -2 को स्प्लिट कर रहा हूँ, -q। अब बोलो, एक डाइपोल बन गया P1 फ्रॉम -q टू +q, एक डाइपोल बन गया P2 फ्रॉम -2 टू +q। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P1? डायरेक्शन बना दी, P1 कितना? चार्ज इंटू उनके बीच सेपरेशन a, अरे यही तो a है। P2 चार्ज, उनके बीच की सेपरेशन a। अब दोनों के बीच कितना एंगल है? 90, तो क्या P नेट निकल जाएगा? वेक्टर एडिशन कर देते हैं। तो पहले मैंने डायरेक्शन बना ली, वैल्यू लिख ली, एडिशन कर दो। P1 बराबर P2 है, एंगल 90 का है, तो बोल P नेट कितना जाएगा? बिल्कुल सर, हमें पता है √2 टाइम्स ऑफ आइदर वैल्यू Q इंटू a। क्या सवाल आ गया? इजी क्वेश्चन, कर लोगे? ये नीट ने पूछा था। अब अच्छा सवाल भी आता है, जरूरी थोड़ी है कि नीट ने पूछे। अपन कुछ सवाल ऐसे करते हैं जो टेस्ट में कई बार अपने को दिखते हैं। आप अभी आप तो दो चीज़ें पढ़ा रहे हो, टेस्ट के लिए भी पढ़ा रहे हो और नीट के लिए भी। हाँ, क्योंकि मैंने इतने पिछले साल ना मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं पढ़ा भी रहा था, मैं अपने कुछ बच्चों को भी शाम को ही पढ़ा रहा था, मैं नीट की तैयारी भी कर रहा था कि मैं देखूं कैसे। पिछले साल भी मैंने क्रैक किया था, मैंने इस साल भी देखते हैं क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने लगभग बहुत सारे टेस्ट दिए थे, 100 टेस्ट से ज़्यादा दिए थे, क्योंकि कंटेंट मुझे जितना पढ़ना था उन्हें फ़िल्टर कर दिया था। मैं बार बार इसी को रिवाइज़ करता हूँ, टेस्ट देता, तो मैं अपनी गलतियाँ देखता हूँ। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, इनफैक्ट कुछ बचा नहीं था जिसका हमने टेस्ट नहीं दिया। तो मैंने पता क्या देखा कि मैं देखा था कि एक पैटर्न होता है, टेस्ट में भी एक पैटर्न होता है जो सीरीज़ चलती है टेस्ट की। तो उसमें की जो अच्छी टेस्ट सीरीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अच्छी है, तो उनमें एक पैटर्न होता है कि वो ज़्यादातर सवाल PYQ ड्राइव होते हैं। PYQ जैसे पूछेगा, होना भी यही चाहिए, हमको वही चाहिए, हमारा सिलेक्शन वही करा देगा, अच्छे रिजल्ट हमें बना देगा वो, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की या बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसकी भी एनालिसिस मेरे पास थी, तो इसलिए मैं टेस्ट उसकी बात कर लेता हूँ तुमसे। अब वो क्या सवाल पूछेंगे, उन्हें कहेंगे देखो मेरे पास कुछ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है, ओरिजिन हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। और तुमसे कहेगा एक चार्ज यहाँ रखा है -2q का, एक चार्ज यहाँ रखा है +q का, एक चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, +q का, और एक चार्ज यहाँ रखा है +2q का, और ओरिजिन पे है +4q। समझ पाए? अब बता दो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हम डाइपोल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जहाँ आसान होता है वहाँ क्रिएट कर लिया। तो अब इसके लिए मैं सेकेंड मेथड अप्लाई करता हूँ सवाल को कैलकुलेट करने के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं हर डाइपोल मोमेंट का चार्ज इनटू सेपरेशन, सॉरी माफ़ करना, मैं हर डाइपोल का चार्ज इनटू उसका कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करूँ विद डायरेक्शन, और फिर सभी को आई कैप जे कैप के साथ क्या कर दूंगा, ऐड। मेरा क्या निकल जाएगा, P नेट। कैसे? अगर ये a, 0 था, ये 0, a था, ये 0, -a है, और ये -a, 0। पहला चार्ज ओरिजिन पे, चार्ज की वैल्यू इनटू कोऑर्डिनेट 0। दूसरा चार्ज -2 की कोऑर्डिनेट a, किस एक्सिस पर, i कैप। तीसरा चार्ज, चार्ज की वैल्यू q, कोऑर्डिनेट a, किस एक्सिस पर, i, j कैप। चौथा चार्ज +2q, कोऑर्डिनेट -a, -i कैप। पांचवा चार्ज, कितना कोऑर्डिनेट है इसका, चार्ज q -a, ऐड कर दो सबको i कैप j कैप में। तो देखो एक एक करके लिख रहा हूँ, P नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ताकि तुम्हारा कोई भी सवाल अब इससे हो जाएगा,
ओरिजिन वाला देखता हूँ। तो ओरिजिन वाले चार्ज की वैल्यू है +4Q, चार्ज विद साइन रखना है, इनटू ओरिजिन पर है तो 0, प्लस उसके आगे चार्ज की वैल्यू -2Q, कोऑर्डिनेट है ए, डायरेक्शन है आई कैप, प्लस उसके आगे ये चार्ज है +Q, कोऑर्डिनेट है ए जे कैप, प्लस उसके आगे +2Q, कोऑर्डिनेट है -a -i कैप, चौथा +Q, कोऑर्डिनेट है -k -j कैप। ठीक है ना, 5 हो गए, बिल्कुल सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया, -2QAi कैप प्लस QAj कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2QAi कैप एंड फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा QAj कैप। ठीक है ना, तो जे कैप एक साथ कर दिया, आई को आई कैप के साथ कर दिया, तो आई कैप नेट क्या हो गया, कैंसिल, कितना बच गया, QAj कैप +2QAj कैप, ये अपना आंसर है। आई होप तुम समझ पाओगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, फिर से सुनो, चार्ज इनटू कोऑर्डिनेट विद डायरेक्शन, तो चार्ज साइन के साथ कोऑर्डिनेट लेना है और डायरेक्शन बना लेनी है। आई होप तुम ये बात समझ गए होगी। ठीक, निकालोगे डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल, तो यहाँ पेयर बन जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। तो कभी मुझसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल, में कहूँगा चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ। अब लेंथ 2 है तो 2 ले लो, एल है तो एल ले लो, कोई लोड की बात नहीं है। डाइपोल क्या करता है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आइए, तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इजी इसी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैसे करना है, देखो। ओके, तो पहला है डाइपोल बना लेते हैं। शॉर्ट डाइपोल का हमारे पास एग्जांपल है, तो आप ऐसा मत करिए कि लॉन्ग डाइपोल्स पढ़ने हैं, हमें शॉर्ट डाइपोल्स पढ़ना है। ठीक है ना, तो जितने भी शॉर्ट डाइपोल्स के सवाल हैं वो हम सारे कर लेंगे। तो एक चार्ज लिया मैंने, दिस चार्ज इज -Q +Q, सेपरेशन बहुत कम है क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है। अब तुम देखो कैसे आंसर लाना है, बहुत टफ नहीं है ना, ड्राइव करना है, सिंपल। एक्सियल पोजीशन आप सबको आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इक्वेटोरियल, दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। आपसे कहें इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, जो कि डाइपोल के सेंटर से हमेशा दूरी दी जाएगी r है, व्हाट इज अ ई एक्सियल, आप सिंपल बोलेंगे ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp/r³। ओके, डायरेक्शन ई की अलोंग p, जो डाइपोल, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये है p की डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में ई एक्सियल होगा। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। आपसे कहे इक्वेटोरियल बोलिए, आप कहोगे kp/r³। व्हाट इज r³, r³ इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके ओके, कोई बात नहीं, हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू p, p किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो इक्वेटोरियल पर राइट टू लेफ्ट, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो एक्सियल पर e के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बस याद कर लो कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन 2kp/r³, व्हाट इज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ kp/r³, व्हाट इज द रेशियो e axial upon equatorial to is 2 in the vector form, हाँ अपोजिट, दैट्स वाई कितना -2/1, जैसा सवाल ऐसा काम। ओके, कई बार हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए यही सवाल पूछ लेते हैं। हो गया। अब सवाल है किसी जर्नल पॉइंट पे पूछा जाए तो क्या मतलब जर्नल पॉइंट, -Q +Q डाइपोल मोमेंट P, बोले इस पॉइंट पर जो डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, पोजीशन वेक्टर r, तो ये दूरी कितनी है पॉइंट की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, तुम कहोगे e बराबर यू सेट kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, कर लीजिएगा। ये जनरल पॉइंट पर है, लेकिन नीट ने सवाल नहीं पूछा है, किसी भी जर्नल पॉइंट पे नीट ने कोई सवाल आपसे नहीं पूछा है। तो बस इतना ही एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए और जनरलाइज पॉइंट के लिए आप लर्न करके रखोगे तो कोई भी सवाल हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है इतना पढ़ते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं अगर कहीं मल्टीपल डायोड दिया गया सवाल करने के लिए, अगर आपको मल्टीपल
डायोड दिया गया है तो तुम क्या करोगे, पहले सबकी क्या बना लोगे, उस पॉइंट पर जाके डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर सबका क्या कर देना, वेक्टर एडिशन। ओके, बोलो कर लोगे? बिल्कुल, एक सवाल मैं करवा देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। तो इतना एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई डाइपोल के कारण। एक्सियल पर 2 kp बाई आर क्यूब के तो जानते ही कांस्टेंट होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू 92 और इक्वेटोरियल पे केपी बाई आर क्यूब, किसी जनरल पॉइंट में केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे एक्सियल भी आ जाएगा, एक्सियल के लिए ये थीटा कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा कि नहीं, तो 0 रखोगे तो 2 3 1 4 2 बाहर आ जाएगा। इक्वेटोरियल के लिए यही थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा केपी बाई आर क्यूब। ठीक है ना? ओके, एक सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट आपको डाइपोल में मिलेगा नहीं। सवाल क्या है, आपसे कहेगा एक स्क्वायर है, मेरे पास 2 डाइपोल्स हैं, एक डाइपोल P1 है, P1 की वैल्यू P है, एक डाइपोल P2 है, इसकी भी वैल्यू P है, ए साइड लेंथ है स्क्वायर की। ठीक है, आप बता दो इस पॉइंट पर ई नेट क्या होगा। आइए देख लेते हैं। P1 के लिए देखो कौन सा पॉइंट है ये, एक्सियल, किधर होगा, P1 की डायरेक्शन में, P1 की ये डायरेक्शन थी, ये P2 की, दिस इज कॉल्ड E1 ड्यू टू P1। P2 के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि P2 इधर है, उसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेटोरियल, तो वो जो E2 होगा वो P2 के अपोजिट, तो P2 राइट साइड में है तो E2 अपोजिट। कितना एंगल बना दोनों वेक्टर्स के बीच, 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट, ओके, तो तुम बोलोगे E1 माइनस E2, ज़्यादा में से कम। मुझे कैसे पता E1 ज़्यादा है, क्योंकि वो एक्सियल का है, डाइपोल मोमेंट सेम है, क्या हो जाएगा 2kp बाई कितना, हाँ जी, ए क्यूब माइनस kp बाई ए क्यूब, कितना आ गया kp बाई ए क्यूब, ओपन कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई ए क्यूब, दिस इज आवर आंसर। ऐसे कर लेना। तो बस तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें क्या करना है, पॉइंट को देखना है, डाइपोल को देख के सबकी क्या बनाओ, डायरेक्शन, फिर एडिशन। ओके, आई होप तुम समझ पाए, ये एक ही सवाल काफ़ी इतना। अब नेक्स्ट आते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये सवाल बेटा नीट ने पूछा, अगर कोई डाइपोल है ये -q +q, ठीक है ना, ये पॉइंट मुझसे कहे कि इस पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल बताओ, या तुम नहीं एक्सियल पॉइंट को, या तुम थीटा पर डाइपोल बताओ, या तुम इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल बताओ। भाई कहीं पूछे, जनरल फार्मूला है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, याद रहेगा, बोलिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या, ये एंगल है आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में, तो यही तो है आर वेक्टर तुम्हारा, इस जगह इधर हो गया, इस जगह इधर हो गया, ठीक है ना। तो एक्सेल के लिए cos 0 हो जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए 90, इसका मतलब है वी इक्वेटोरियल क्या रहेगा हमेशा, हाँ, ऑलवेज इक्वल टू 0। इक्वेटोरियल पर आपको कोई पोटेंशियल डाइपोल के कारण नहीं मिलेगा, कारण क्या है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ठीक है, अब यहाँ से तुमको नीट ने सवाल पूछे, नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ, वो सवाल क्या है मैं वही सवाल करवा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, मिलेगा, मिलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन मैच नहीं करता है, जो आया था और जो पीवाईक्यू में दिया गया पता नहीं होता है। चलिए बहरहाल मैं इसको कराता हूँ आपको। अब जब ये दो बातें हो जाए कि हाँ डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन, उसकी कैलकुलेशन, एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरलाइज पॉइंट, पोटेंशियल, 3 टॉपिक हो गए, नोट्स बनाओ, साइट करो, याद करो। आगे बढ़ते हैं, पहले सारे कॉन्सेप्ट डाइपोल के बता देता हूँ, फिर बिहेवियर। नेक्स्ट इज व्हाट, बिहेवियर ऑफ डाइपोल। क्या मतलब है बिहेवियर ऑफ डाइपोल का, देखो अभी तुमने ही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, बिल्कुल। सोचो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, ये एक डाइपोल हो, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, वेक्टर हो गया,
ये तुम्हारा ए, क्या है ये थीटा, इट इज़ एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, इट इज़ एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। सोच के देखो, अगर मैं प्लस क्यू को देखूँ तो इस पर चार्ज एफ इधर लगा, इस पर चार्ज एफ इधर लगा, चार्ज सेम है। अगर ई यूनिफॉर्म हुआ, ई क्या हुआ, यूनिफॉर्म, एफ ई वन इज इक्वल टू एफ ई टू, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का फोर्स बराबर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट, हाँ वो एक लाइन में नहीं लेकिन नेट डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, ओनली रोटेटरी मोशन, नो ट्रांसलेट। डाइपोल आगे पीछे नहीं जाएगा, लेकिन डाइपोल अपनी जगह पे रोटेट क्यों करेगा, कपल्ड बन जाएगा फोर्स का। जब फोर्सेस किसी सिस्टम पर एक लाइन में नहीं होते तो वो सिस्टम को घुमाते हैं, इसका मतलब टॉर्क लग रहा होगा। बिल्कुल, टॉर्क क्यों लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, वही चाहता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि वेक्टर पी ई के क्या हो जाए, एलोंग आ जाए, इससे आपका डाइपोल स्टेबल हो जाएगा। और हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रही तो अब तुम देखोगे एक तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, एक तरफ फोर्स कम होगा, तो एफ नेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अब ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, डाइपोल आगे पीछे भी जाएगा, एंड कपल्ड करके रोटेटरी मोशन भी होगा, मतलब वो दोनों काम करेगा। कई बार टेस्ट में यही सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, ओके। अब वही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी, अब क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पोटेंशियल ऊर्जा होगी। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम डाइपोल को रोटेट करना चाहोगे तो तुम्हें वर्क भी करना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या है, टॉर्क, तुम सबको आता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई वेक्टर, बोले तो पी ए साइन, वेक्टर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इतना टॉर्क होगा। अगर इतना टॉर्क है, इतना टॉर्क है तो थीटा के हिसाब से टॉर्क बदलेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल का मोमेंट है, अभी थीटा 0 है, थीटा 90 हो गया, थीटा 180 हो गया, ओके। अब ध्यान से देखो, अगर थीटा 0 डिग्री या कितना हो जाए 180 डिग्री पर, मतलब पैरेलल टू द ई, व्हाटएवर सेम और अपोजिट डायरेक्शन, टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, स्टेबल, सॉरी इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। कहाँ है इक्विलिब्रियम में, जब डाइपोल ई के अलोंग हो जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर किसी एंगल पे होगा तो टॉर्क लग रहा होगा, स्टेबल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अच्छा जी, मैक्सिमम टॉर्क कहाँ होगा, हाँ जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल, 180 डिग्री अलोंग द ई। तो इसका मतलब 2 डायरेक्शंस हैं जो अलोंग द ई है, इन पर इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट किसी एंगल पर है ई के साथ तो टॉर्क लगेगा, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो सीधा वो इसको ई के अलोंग लाना चाहेगा, ठीक है ना, ओके। निकाल लोगे यहाँ से, बिल्कुल पी साइन थीटा ही तो करना है। और अगर कई बार पी की बात करेगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा, जो डाइपोल है उसमें चार्ज और डाइपोल की सेपरेशन चार्ज के बीच की, ठीक है ना। तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे उसको। नेक्स्ट आइए, इतना समझ आ गया कि हाँ बिहेवियर ऑफ डाइपोल में पहले टॉर्क पढ़ना है, यूनिफॉर्म में क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अरे क्लियर हो रहा है। और उसके बाद टॉर्क। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी तो होगी, कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस आता है, पी ई कॉस थीटा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अलग अलग नहीं करना है आपको चार्जेस को, ना आपको पोटेंशियल वगैरह निकालना है, बस इधर लर्न कर लेना है कि हाँ मैं समझ गया ये होगा। अब सोचो, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है बच्चे, पोटेंशियल मिनिमम आती है कितना, माइनस पी ई के बराबर। पी ई पोटेंशियल ऊर्जा नहीं है, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है कितनी, प्लस पी इंटू ई के बराबर। और यही दोनों कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम है, मतलब डाइपोल रेस्ट पर होगा। तो इक्विलिब्रियम दो, स्टेबल और अनस्टेबल। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
अनस्टेबल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इक्विलिब्रियम है तो दोनों पर टॉर्क दोनों ओरिएंटेशंस में जीरो। तो कई बार टेस्ट में सवाल आता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाइपोल को रख दूं तो कितने ओरिएंटेशंस पर इक्विलिब्रियम होगा? 2 ओरिएंटेशंस पर। क्लियर होगी बात? तो ओके। एंड द लास्ट इज वर्क डन। हमारी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ये वर्क डन किसका है? एक्सटर्नल एजेंट का, रोटेट करने के लिए। तो हमें डाइपोल को अगर क्या करना हो, रोटेट करना हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। सोच के देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तुम्हारा डाइपोल कुछ अभी ऐसे हो, तो डाइपोल मोमेंट तुम्हारी ये हो गई, ये तुम्हारा ए हो गया, कुछ एंगल इनके पास θ1। अब मैंने डाइपोल को पकड़ के मैं अब ऐसे था इनिशियल कंडीशन, मैंने पकड़ के रखा। अब इसको घुमाना चाह रहा हूँ फ्रॉम θ1 टू θ2, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा डाइपोल ऐसे घूम गया, तो बोलो दिस इज व्हाट? θ2। तो θ1 θ2 कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि व्हाट इज θ1? एंगल बिटवीन P एंड E इनिशियली। व्हाट इज θ2? एंगल बिटवीन P एंड E फाइनली। ठीक है ना? तो θ1 भी E से एंगल लिया गया है, θ2 भी E से ही एंगल लिया गया। तुम ये नहीं देखो कितना एंगल घुमा रहा है, 30 डिग्री रोटेट करा, मुझे 30 डिग्री रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल एंगल बताइए, E से फाइनल बताइए, तब आंसर आएगा। बस ये अपना काम हो गया। कई बार बेटा यहाँ से नीट ने सवाल पूछे, तो ये भी नीट से सवाल आया हुआ है। इसका मतलब एक बार तुम डाइपोल को थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा समझ के पढ़ लोगे बच्चे, तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नोट्स बनाया, आगे बढ़े, एक सवाल कर लिया, फिर अपन पोटेंशियल पे आ गए, बिहेवियर पे आ गए, पोटेंशियल एनर्जी देख ली, ओरिएंटेशन चेक कर लिए, वर्क देख लिया। ठीक है ना? तो चाहे θ1 हो चाहे θ2 हो, वो किससे एंगल देखोगे आप? ये दोनों एंगल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही देखने हैं डाइपोल मोमेंट की। उम्मीद है तुम ये बातें समझ पा रहे होगे। जैसे देखो, मान लो ये E है, ये पहले ऐसे था, तो अभी E और P के बीच जो एंगल है θ1, अब मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, तो अब P और E के बीच जो एंगल हुआ कंप्लीट एंगल θ2। ठीक है ना? ओके। तो आपको ये नहीं दिखाना कि उसने कितना घुमाया, उसके घुमाने से मतलब नहीं है, E के साथ कितना एंगल है P का इनिशियली और फाइनली, बस ये देखो, कर लोगे। अब कई बार क्या होता है, तुम्हें वर्क दे देते हैं, टॉर्क पूछ लेते हैं, तो अगर वर्क से टॉर्क पूछे, वर्क डन के टर्म्स में, तुम किसकी वैल्यू निकालो? P की, क्योंकि P तो हर जगह सेम ही रहेगा, चाहे टॉर्क निकालो, चाहे पोटेंशियल निकालो, चाहे वर्क निकालो। क्लियर होगी बात? ओके। तो इस पर छोटे छोटे सवाल हैं, मैं सवाल अभी करवा देता हूँ सारे, और ये टॉपिक क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक, उससे भी कई बार सवाल पिछले साल आया हुआ था 2024 में, इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है ना? टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड किसका है? तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, अच्छा लिखना चाहिए। ओके। टाइम पीरियड, कैपिटल T। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ऐसे रखा गया, दिस इज डाइपोल मोमेंट P, एंगल इज स्मॉल थीटा। अब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल ऐसे रखा गया, मैं छोड़ दूं क्या होगा? टॉर्क सीधा इसको अपनी E की दिशा में लाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगातार टॉर्क लगेगा, जीरो नहीं होगा, जीरो तो यहाँ होगा, टॉर्क इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देगा, मतलब यहाँ स्पीड आके मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वो दूसरी तरफ जाएगा, टॉर्क फिर अपोजिट दिशा से लगेगा, स्पीड धीरे धीरे यहाँ से क्या होगी? कम, रुक जाएगा, फिर टॉर्क वापस। तो टॉर्क लगातार क्या करता है? E की दिशा में लाना चाहता है, तो डाइपोल तुम्हारा वाइब्रेट करने लगता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? 2π √I/P। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। P क्या है? डाइपोल मोमेंट डाइपोल का। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नीट 2024, जाइए क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है ना? एक ही सवाल आया है तो कर सकते हैं। तो अब देखो, टाइम पीरियड हो गया, वर्क डन, पोटेंशियल, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? इतनी नोट्स बना लो, इतने से तुम्हें हाँ हो जाएगा, आपको जो कुछ यहाँ से आना है आ जाएगा। तो अभी मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब तुम एक बार फिर से देख लो नोट्स को, मैं फिर से सारे सवाल इसके लेता हूँ, ठीक है ना, जो कि मेंस में और नीट में आए हुए हैं। क्या बात क्लियर हो गई? ओके,
तो ये हमारा काम हो गया।